मैं सिंदबाद जहाजी और आप सुन रहे हैं मेरी समुद्र यात्रा की कहानी सिर्फ रेडियो.in पॉडकास्ट पर। अब सिंदबाद जहाजी ने अपनी तीसरी यात्रा की कहानी शुरू की। मेरी तीसरी कहानी पहली कहानियों से ज्यादा रोमांचक है। मैं अपनी दूसरी यात्रा के बाद अपनी जिंदगी आराम से गुजार रहा था, लेकिन मेरी रूह मुझे अगली यात्रा के लिए प्रेरित कर रही थी। इसीलिए एक बार फिर मैंने अपना सामान लिया और एक विशाल जहाज में सवार हो गया। हर बार की तरह हम एक टापू से दूसरी टापू की ओर, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करने लगे। एक दिन समुद्र में भयंकर तूफान आया। और हमारा कप्तान ये देखकर घबरा गया। उसने भी सभी साथियों को जोर लगाकर जहाज को संभाले रखने के लिए कहा। मैंने उसे पूछा कि एकदम से इतना भयंकर तूफान कैसे आ गया। जहाज के कप्तान ने बताया, अल्लाह हमारी रक्षा करे, अल्लाह हमारी रक्षा करे। हमें बहुत जोर से चल रही है और हमारा भाग्य हमें वानर पर्वत की ओर ले जा रहा है। वानर पर्वत जहां से आज तक कोई भी पूछकर वापस नहीं आया। हमारा कल अब सामने आ गया है। हमारे कप्तान के इतने बोलते ही बहुत सारे बंदर हमारे जहाज की ओर बढ़ने लगे और हमारे जहाज को उन बंदरों ने चारों ओर से घेर लिया। उनकी संख्या इतनी थी कि उन्होंने पूरे जहाज को चारों ओर से घेर लिया था। हमें डर था कि हमने एक भी बंदर को नुकसान पहुंचाया तो वो सभी मिलकर हमको मार देंगे। हमें अब अपने माल का भी डर लग रहा था। हम ना तो उनकी भाषा समझ पा रहे थे और वो ना हमारी भाषा समझ पा रहे थे। वो बंदर बहुत ही खूंखार और विशाल थे और उन्होंने पूरे जहाज सहित सारा माल उठा लिया और हमें उस टापू के किनारे छोड़कर चले गए। अब हम उस टापू पर बिना जहाज के थे और हमें यह भी पता नहीं था कि वो सारे बंदर कहाँ गए। अब हम उस टापू पर आगे बढ़े और भोजन की तलाश करने लगे। हमें कुछ दूर पर पानी भी मिल गया और फल खाकर हमने अपना दिन निकाला। अब हमने उस टापू के बीच एक घर देखा जो कि उजाड़ लग रहा था। हमने सोचा कि रात बिताने के लिए उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। इसीलिए हम सभी तेजी से उस घर की ओर बढ़ने लगे। हमें पास जाकर पता चला कि वो तो एक महल था जिसकी ऊंची ऊंची दीवारें थी जो उस समय खुला हुआ था। हम उस महल के अंदर चले गए जहां पर एक विशाल पत्थर की बेंच थी। वहां पर खाना बनाने का सामान भी था जिसके पास हड्डियां बिखरी हुई थी, लेकिन हमने वहां पर एक भी इंसान नहीं देखा। हम वहां पर बैठे और कुछ देर आराम किया। शाम होते ही धरती कांपने लगी और हमें अजीबोगरीब आवाजें आना शुरू हो गई। एक विशाल काया आदमी उस पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहा था। अब हम सभी मरने का बहाना कर लेट गए। वो विशाल काया आदमी थोड़ी देर तक उस विशाल बेंच पर बैठा और बाद में मेरे पास आकर मुझे उठा लिया। उसके हाथों में मैं मसला जा रहा था और कुछ देर बाद उसने मुझे दुबला समझकर नीचे छोड़ दिया। इसके बाद एक के बाद एक आदमियों को उठाता जाता और नीचे छोड़ता जाता। अंत में हमारे जहाज के कप्तान की बारी आई, जो हमारे जहाज पर सबसे मोटा आदमी था। उसने हमारे कप्तान को मसल कर और आग जलाकर उसे भूनने लग गया। हमारी आंखों के सामने उसने हमारे कप्तान को बड़ी हैरानी से गोश्त बनाकर खा लिया। उसने उसकी हड्डियां वही एकदम
तरफ फेंक दी। अब वो वहीं पर सो गया और रात गुजारने के बाद वो वापस अपने रास्ते निकल पड़ा। जैसे ही वो हमसे दूर चला गया तो हम आपस में बातें करने लगे कि वो विशाल नरभक्षी मानव हमें खाए, इससे अच्छा तो हम पानी में ही डूब मरते। वहां से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अब हम सभी वहां से निकलकर किसी सुरक्षित जगह की तलाश करने लगे, लेकिन हमें कोई जगह नहीं मिली। हमने सोचा कि बाहर जानवरों के हाथ सबको एक साथ मरने के बजाय उस किले में रहना ही ठीक है। हम सबको मजबूरी में फिर से उस किले में ही आना पड़ा। शाम होते ही वो विशाल नरभक्षी मानव घर लौटा और पिछले रात की तरह इस रात भी हमारे एक आदमी को भूनकर खा गया। उसी तरह दूसरे दिन भी वो वापस निकल पड़ा। अब हम वहां से बच निकलने का तरीका सोचा। हम में से एक आदमी ने कहा कि हमें उसको मारने की योजना बनानी चाहिए। मैंने सभी को समझाया, देखो, अगर हमें उसे मारना है तो हमें यहां से कुछ लकड़ियां ले जाकर नौकाएं बनानी जिसमें कम से कम 3 लोग आ सके। फिर हम उसे मारकर नौका में सवार होकर यहां से निकल जाएंगे। अगर हम उसे नहीं मार पाए तो हम नौकाओं पर सवार होकर चले जाएंगे। अगर हम डूब गए तो कम से कम भूनने से तो बच जाएंगे, और अगर बच गए तो ये करामत ही होगी, करामत ही होगी। सभी लोग मेरी बात पर सहमत हो गए और नौका बनाने में लग गए। शाम होते ही वो फिर से लौट आया और हम में से एक को खाकर सो गया। रात में जब वो सो गया तो अब हम सभी जागे। हमने 2 लोहे की सलाखें ली और उन्हें आग में गर्म किया। लाल होने तक सलाखों को गर्म किया और हम सभी ने हिम्मत दिखाकर उसकी आंखों में वो लोहे की सलाखें डाल दी। वो दर्द के मारे कराने लगा और हमने उसकी आंखें फोड़ दी। गुस्से में आकर वो अपने पेन से खड़ा हुआ, लेकिन वो कुछ देख नहीं पा रहा। इसीलिए मौके का फायदा उठाकर हम अलग अलग दिशाओं में भाग गए। वो हमको ढूंढ नहीं पाया और उसने रोने की आवाज लगाई। उसकी रोने की आवाज से धरती कांप गई। कुछ देर बाद वो एक मादा विशाल नरभक्षी मानव के साथ वापस आया, जो उससे भी बड़ी थी और भयानक थी। हम तुरंत अपनी नौकाओं की तरफ दौड़ने लगे। वो दोनों विशाल नरभक्षी मानव हम पर बड़े बड़े पत्थर फेंकने। हम केवल 3 जीवित नौकाओं तक पहुंचे और नौका पर सवार होकर वहां से दूसरे टापू की ओर निकल गए। हम केवल 3 ही लोग जीवित बचे, केवल 3। अब हम एक दूसरे टापू पर उतर गए और शाम तक उस टापू पर घूमते रहे। हम वहां पर कुछ देर आराम करने लगे और जब उठे तो हमारे सामने एक विशाल सांप था। उसने हम में से एक को पूरा निगल लिया और वो चला गया। अब हम केवल 2 बच गए थे और हमें हमारी सुरक्षा के लिए डर लग रहा था। हर मौत पिछली मौत से भयानक होती जा रही थी। हम अपने आप को खुशनसीब मान रहे थे कि अब तक हम उस नरभक्षी मानव, फिर नौका में डूबने से और अंत में इस विशाल सांप से बचकर निकल गए थे। अब हम कुछ देर टापू पर घूमने के बाद फल खाकर पानी पिया और सोने के लिए सुरक्षित जगह देखने लगे। हमें एक विशाल पेड़ दिखाई दिया और हमने सोचा कि इस पेड़ पर हम सुरक्षित रह सकते हैं। हम दोनों ऊपर चढ़ गए और मैं उस पेड़ के सबसे ऊपर के टहनी पर जाकर सो गया। घनी रात में वो विशाल काई सांप ढूंढते ढूंढते फिर आया और मेरे एकमात्र बचे साथी को निगल गया। अब मैं अकेला उस पेड़ पर मरे हुए आदमी की तरह पड़ा रहा। अब मैं उस पेड़ से नीचे उतरा
और सोचने लगा कि उस सांप के मुंह में ना जाने से अच्छा कि मैं समुद्र में कूदकर अपनी जान दूं। लेकिन मेरे लिए आत्महत्या करना आसान नहीं था। अब मैं बचने की योजना सोचने लगा और मैंने एक योजना सोची। मैंने अपने पैरों के एक तरफ आड़े लकड़ी के टुकड़े लगा दिए ताकि मैं उस सांप के मुंह में ना जा सकूं। शाम ढलते ही सांप फिर आया और उसने मुझे निगलने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी के टुकड़ों की वजह से मुझको वो मुंह में नहीं ले पा रहा था। इस तरह मैंने अपनी जान बचा ली। उसके भय से मैं पूरी रात मरे आदमी की तरह पड़ा रहा और अगली सुबह वापस उस टापू पर टहलने लगा। मैंने थोड़ी देर बाद दूर से एक जहाज को देखा और मैंने पेड़ों के पत्तों को हिलाकर मदद मांगने लगा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि कुछ यात्रियों ने मुझे देख लिया और वो जहाज मेरे पास आया और मुझे ले गया। मैंने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने मुझे खाने और पीने के लिए सामान दिया। कई दिनों बाद मैं चैन की नींद सोया था। एक दिन मेरी किस्मत मुझे फिर से उसी जहाज पर ले आई थी जिस जहाज पर मैं उस विशालकाय पक्षी वाले टापू पर खो गया था। मैंने जहाज के सभी लोगों को नर पक्षी वानर और पक्षियों की कहानी सुनाई। उन्होंने मेरा सामान फिर मुझे लौटा दिया। इस तरह रास्ते में और अजीबोगरीब चीजें देखते हुए बगदाद पहुंच गया और वापस अपने दोस्तों से मिलकर खुश होने लगा। ये थी मेरी तीसरी यात्रा की कहानी, मेरी तीसरी समुद्र यात्रा की कहानी। अब कल मैं तुम्हें अपनी चौथी यात्रा की कहानी सुनाऊंगा। अब सिंदबाद जहाजी ने उस हमाल को 100 दिनार देकर विदा किया और अगले दिन फिर आने को कहा। मैं हूं सिंदबाद जहाजी और मेरी चौथी समुद्र यात्रा की कहानी जल्दी हाजिर होगी। तब तक सब्सक्राइब कीजिए creedyonews.in पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई, गाना, एप्पल, जिस किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर आप इसे सुन रहे हैं। मैं सिंदबाद जहाजी और ये थी मेरी समुद्र यात्रा की कहानी। अगली कहानी, मेरी चौथी यात्रा, जल्दी हाजिर होगी।